हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी को आइडियल क्लासेस 2.0 पे स्वागत करता हूं। आइए, पिछले क्लास में हम कुछ जाने थे प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन के बारे में। उसके बाद ध्रुव पढ़े थे, प्रधान अक्ष पढ़े थे, वक्रता केंद्र पढ़े थे और उसमें हम प्रधान अक्ष का डिफिनीशन लिखवाना शायद भूल गए थे। ठीक है, तो आइए उसको वहाँ से आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आइए देखिए। देखिए देखिए पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवीजन हम आपको बता दे रहे हैं, देखते रहिए। ठीक है, ये पी है, ध्रुव है, इसका क्या नाम है बाबू? इसका नाम ध्रुव है। ठीक है, इसका डिफिनेशन कैसे देते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्लियर, कल का लिखवा दिए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बाबू आपका क्या आता है? फोकस, फोकस आता है। और इस यहाँ पे बाबू वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। ठीक है, तो देखिए फोकस किसे, फोकस दूरी यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और उसके बाद वक्रता केंद्र। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं बाबू? वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ तक हो गया था। ठीक है, और ये तो खैर अवतल दर्पण है, आप लोग जानते ही हैं अवतल दर्पण। ठीक है, वह दर्पण जिसका परिवर्तक सतह धसा होता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, अब प्रधान अक्ष की बात करें तो बाबू यही अक्ष है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। कल बताए थे इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, प्रधान अक्ष। ठीक है, तो देखिए प्रधान अक्ष कैसे इसका डिफिनीशन दिया जाएगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, किसको? ध्रुव से वक्रता केंद्र, क्या लिखेंगे? ध्रुव से वक्रता केंद्र रेखा को क्या कहते हैं बाबू? प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फिगर ये बना लीजिएगा, ये बाबू आपका प्रधान अक्ष है। ठीक, देखिए क्या करिएगा बाबू? ध्रुव से ये ना ध्रुव है, घबराइए मत बाबू, इतना बार बोल देंगे डिफिनीशन कि आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया होगा तो एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है, बार बार रिपीट करने का मकसद ये है बाबू। कितना आदमी कहेंगे एक ही चीज वो बार बार 2 बार 3 बार बोल रहे हैं। दरअसल बात यह है, बार बार रिपीट करने का वजह यह है कि आपको सुनकर याद हो जाए। कोई भी चीज सुनकर जल्दी याद होता है। ठीक है, आप मूवी वगैरह देखते हैं तो तुरंत के तुरंत याद हो जाता है, हर डायलॉग कहाँ कौन सा डायलॉग था, कैसे याद हो जाते हैं। आप ध्यान से उसको सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं, उसी प्रकार वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आइए प्रधान अक्ष, ध्रुव से वक्रता केंद्र, ये बाबू आपका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। ठीक है, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक, क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। आइए देखिए, अब देखेंगे अवतल दर्पण की फोकस। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस यहाँ पे देखिए, कह सकते हैं इसको बाबू किसी अवतल दर्पण का फोकस, क्या कहिएगा? किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से, देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी अवतल दर्पण का फोकस, इसका मतलब फोकस, किसी अवतल दर्पण का फोकस। ठीक, उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, यानी कहीं ना कहीं वह बिंदु है जो मुख्य अक्ष पे है।
तो आपको तो पता होना चाहिए कि मुख्य अक्ष कौन है, ये ना मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ठीक है। क्या कहिएगा, किसी अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण है इसका फोकस, उसके मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, यानी मुख्य अक्ष पर कहीं बिंदु है जहां 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 मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है इसके समानांतर, ठीक है, जहां मुख्य अक्ष के समानांतर समानांतर आती किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आ रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से, देखिए दर्पण से परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें आई, दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, कहाँ मिलती है, यहीं पर ना, दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। क्या कहिएगा बाबू, अवतल दर्पण की फोकस, क्या कहिएगा, अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, ठीक, क्लियर। क्या कहिएगा बाबू, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, क्लियर। अब आइए उत्तल दर्पण के फोकस के बारे में। एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बाबू देखते हैं हम उत्तल दर्पण की फोकस, ठीक, उत्तल दर्पण की फोकस, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे बाबू, उत्तल दर्पण की फोकस कैसे कहिए, किसी उत्तल दर्पण की फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है, रियल में नहीं आती है, आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। आइए देखिए क्या क्या जाने आज, अवतल दर्पण की फोकस जाने, फोकस, और 2 नंबर जाने उत्तल दर्पण की फोकस, ठीक। तो बाबू अवतल दर्पण की फोकस किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण की फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, ठीक है, यहाँ पे दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है और इसमें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। फोकस को बाबू एफ से सूचित किया जाता है, थोड़ा सा नोट यहाँ पे कर लीजिएगा बाबू, नोट में डाल लीजिएगा, फोकस को किससे सूचित किया जाता है, चाहे अवतल हो उत्तल, एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है। फोकस को एफ से सूचित किया जाता है, ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, 3 नंबर वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, और बाबू 4 नंबर में आपके आ गया वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। किसको किससे सूचित किया जाता है, फोकस को एफ से, ध्रुव को पी से, वक्रता केंद्र को सी से, और वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, क्लियर। अब देखिए फोकस की बात करें तो अवतल दर्पण की फोकस, अवतल दर्पण की फोकस कैसी होती है बाबू, लिखवा दिए हैं पहले, अवतल दर्पण की फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण की फोकस, उत्तल दर्पण की फोकस क्या होता है बाबू, फोकस धनात्मक होता है, कैसा होता है बाबू, धनात्मक होता है, क्लियर। देखिए फोकस की बात करें तो अवतल दर्पण की फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, ठीक है। और उत्तल दर्पण की फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब आपको बता दें कि फोकस को एफ से सूचित किया जाता है, चाहे वो फोकस अवतल हो चाहे वो फोकस उत्तल हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है बाबू कि अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक यानी माइनस में होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस धनात्मक यानी प्लस में होती है, ठीक। पोल किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को
ध्रुव या पोल कहते हैं, पी से सूचित किया जाता है, वक्रता केंद्र को सी से और वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। इतना क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, एक चीज और बताया था बाबू, अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? एक और नाम इसका है क्या? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, मिटा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए, फोकस तो जान लिए, वक्रता त्रिज्या भी जान लिए, ठीक है, ध्रुव भी जान लिए। अब आइए, फोकस क्वेश्चन पूछता है बाबू कि फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। देखिए, कहते हैं बाबू फोकस दूरी F, फोकस दूरी जानते हैं, फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध स्थापित करें। इसके और इसके बीच में क्या संबंध होता है बाबू? ठीक है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला से A बराबर R/2 होता है। ये बाबू इसका सत्यापन कराएंगे हम, ठीक है, अगले वीडियो में। अभी फिलहाल में जानिए इसके संबंध के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो लिख सकते हैं बाबू, फोकस है, ठीक है, ये वक्रता है, आधी है, तो इसको हिंदी लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, क्या लिखे भाई मेरे? देखिए क्या कहिएगा, फोकस दूरी यानी फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या यानी यार का आधा होता है, 1/2 मतलब का आधा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। और देखिए इसके बारे में एक और कैसे, जैसे इसको तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तब पता चलेगा। ये बाबू F में गुणा होगा तो 2F हो जाएगा, और 1 में R से गुणा होगा तो बाबू आपका R हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण एक और मिल गया, इसको इस रूप में लिख सकते हैं R बराबर 2F। तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, R बराबर 2F, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या यानी R जो है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है, यानी 2 से गुणा मतलब दुगुना, ठीक है। एक और रूप लिख सकते हैं ना कि वक्रता त्रिज्या यानी R फोकस दूरी के दुगुना होता है, ठीक। और यहाँ पे क्या कह सकते हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इस पे न्यूमेरिकल जरूर पूछता है भाई मेरे, ऑब्जेक्टिव में इस पे न्यूमेरिकल नोट कर लिए है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। देखिए, यदि आपको पीडीएफ में इसका डिफिनीशन चाहिए, जितना डिफिनीशन हम बोर्ड पे कराते हैं, यदि आपको लिखने में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको पीडीएफ में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आइडियल क्लासेस 2.0, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इससे जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। आइडियल क्लासेस 2.0, ठीक। देखिए अब इस पे न्यूमेरिकल आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में तो 1 न 2 रहते हैं, ठीक है। क्या होता है बाबू, F बराबर क्या होता है, R/2, यही फार्मूला होता है, F बराबर R/2, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक। तो F बराबर R/2, तो देखिए क्वेश्चन दे देता है ऐसे कि किसी दर्पण का, क्या कह देगा, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करें जिसका वक्रता त्रिज्या
त्रिज्या कितना हो, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या ज्ञात करें, इसका वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। क्लियर। तो बाबू देखिए पहले ये देखिएगा वक्रता त्रिज्या किससे सूचित करते हैं, आर से, यानी आर का मान कितना, इतना 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालना है। क्लियर। तो हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, आर बटा 2 होता है ना जी, बताएं फॉर्मूला है। तो एफ बराबर आर बटा 2, तो एफ बराबर आर का मान कितना 10 बटा 2, यानी ये कटेगा आपका, तो एफ बराबर 5 दूना 10, एफ का मान 5 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत बाबू ये समझने में, बताइएगा। यदि किसी प्रकार का कोई भी परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए क्लियर, इतना आगे बढ़ा जाए। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा भाई मेरे, हो गया। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं हम, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा बाबू उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाबू फोकस दूरी है तो यानी एफ का मान है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। फोकस दूरी है तो किसका मान है, एफ का मान है, और एफ का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। क्लियर। तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, यानी वक्रता त्रिज्या किससे, आर से, तो आर बराबर वाट। कोई दिक्कत बाबू। तो एफ बराबर क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आर बट्टा 2, सिंपल फार्मूला है, ठीक है। इसका सत्यापन भी कराएंगे कहाँ से आता है, ठीक है। तो एफ बराबर आर बट्टा 2, तो एफ बराबर, एफ का मान 25 सेंटीमीटर दिया है, देखिए एफ का मान यहाँ से यहाँ रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत। और आर तो आर और 2 तो 2। अब देखिए तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, तो इसको गुणा करेंगे बाबू इसमें और इसको गुणा करेंगे इसमें, कोई दिक्कत। तो देखिए इसमें गुणा करेंगे तो आर में 1 से गुणा करेंगे तो आर का आर रहेगा, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। और 25 गुणे 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना 25 दूना 50 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत भाई, देख लीजिए, नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, आइए अब आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आइए एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। आप लोग को होमवर्क क्वेश्चन दे दे रहे हैं, आप खुद से कर लीजिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। बना लीजिएगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे हम एक और 2 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। जैसे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है,
किसी गोलीय दर्पण दर्पण की फोकस, गोलीय दर्पण की फोकस 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। क्या निकालना बाबू? किसी गोलीय दर्पण की फोकस 30 सेंटीमीटर। बाबू गोलीय दर्पण देखकर घबराइएगा ना, गोलीय दर्पण में दो ही होगा, ना तो अवतल होंगे ना तो उत्तल होंगे, दो ही ना होंगे, और दो में कोई एक होंगे तो क्या दिक्कत है? आइए देखिए, किसी गोलीय दर्पण की फोकस यानी एफ का मान कितना? 30 सेंटीमीटर। ठीक, 30 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एफ बराबर क्या होता है? r/2। एफ का मान 30 दे दिया है और आर निकालना है, r/2। यहाँ पे 1 नीचे गुणा कर दीजिए, इधर गुणा कर दीजिए, यानी आर बराबर 30 × 2, यानी आर बराबर कितना? 30 दूना 60 सेंटीमीटर। आंसर। कोई दिक्कत? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। यदि नहीं बनेगा, यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसे बन जाना चाहिए, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सभी जी क्वेश्चन एक ही टाइप का है। यदि नहीं बनेगा फिर भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि नहीं बना है, हम फिर उसको बता देंगे। ठीक है, अब बन जाएगा तो अच्छा बात है, कोई भी किताब से उठाकर बना सकते हैं आप। चलिए, हो गया ये क्लियर? अब देखिए, एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा। देखिए, किसी गोलीय दर्पण का फोकस 50 सेंटीमीटर है तो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, और आपके रिवीजन के लिए एक और क्वेश्चन देते हैं। एफ का मान यदि 60 सेंटीमीटर है तो आर का मान ज्ञात करें। 4 नंबर, आर का मान यदि 15 सेंटीमीटर है तो एफ का मान ज्ञात करें। ठीक, ये आप खुद से बनाइएगा, इतना क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा दें। आइए अब अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? देखिए, अगला टॉपिक देखिए, ये तो अभी हम समझे कि अवतल दर्पण की फोकस किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, कुछ पिछले क्लास में पढ़े हैं, प्रधान अक्ष क्या है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जाने। ठीक है, अब अगला टॉपिक बाबू है, उत्तल दर्पण से कहाँ किसी वस्तु को रखेंगे। जैसे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे तो परिवर्तन के बाद वो कहाँ से गुजरेगी। ठीक है, आइए अवतल दर्पण में देखते हैं। अवतल दर्पण में देखते हैं, यदि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से वो गुजरेगी, यानी प्रकाश किरण कहाँ से आएगी तो परिवर्तन के बाद कहाँ होकर जाएगी। देखिए, ये बाबू कौन सा दर्पण? अवतल। ठीक है, यदि देखिए ये आपका P है, ये आपका F, तो बताने की जरूरत नहीं है, P मतलब क्या और F मतलब क्या और C मतलब क्या। ठीक है, ये क्लियर है। तो बाबू यदि प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष यानी इसके समानांतर आपतित होती है, क्या कहिएगा? यदि प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है, क्या कहिएगा बाबू? यदि प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो बाबू दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक, यानी यहाँ से आएगी और यदि इसके समानांतर आ रही है तो परिवर्तित होकर कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। कंडीशन नंबर फर्स्ट है बाबू, यदि प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है, यदि प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। लिख लीजिएगा, यदि प्रकाश की किरण, लिखिएगा, यदि प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के
अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। कंडीशन नंबर सेकंड क्या है, ठीक है, देखिए। ये बाबू अवतल दर्पण, ये आपका बाबू सी है, ये एफ है। देखिए यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पे आपतित हो जाए, यहाँ पे आपतित हो, यानी सी पे आपतित हो, वक्रता केंद्र पे आपतित हो, तो परिवर्तन के बाद दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, ठीक। तो बाबू जब कभी प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे आपतित होती है तो परिवर्तन के बाद बिना मुड़े एकदम जिस पथ से आई है उसी पथ से वापस रिटर्न चली जाएगी, ठीक। क्या कहिएगा, यदि कोई प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो जिस पथ पे आती है उसी पथ पे वापस रिटर्न चली जाती है, ठीक है, यानी वापस लौट जाती है। 2 नंबर। और 3 नंबर एक बाबू आपका और कंडीशन बनता है, 3 नंबर कंडीशन क्या बनता है, देखिए। तीन नंबर कंडीशन ये है भाई मेरे कि यदि कोई प्रकाश किरण यदि डायरेक्ट फोकस पे आपतित है तो, नहीं जी, डायरेक्ट फोकस पे आपतित हो तो बाबू जब आप जाने कि प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। तो डायरेक्ट यदि फोकस पे आपतित हो तो दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ठीक। ये 3 कंडीशन आपका है, ठीक है। पहला कंडीशन, यदि प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर किसी दर्पण पे आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा कंडीशन, यदि प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के वक्रता केंद्र पे आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, यदि प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण के फोकस पे आपतित होती है यानी फोकसे पे आ जाती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्लियर, ये 3 कंडीशन क्लियर, बाबू लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तीन कंडीशन कौन कौन जाने भाई मेरे। पहला कंडीशन, यदि प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। यदि वक्रता केंद्र पे आपतित होती है तो परिवर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। और तीसरा कंडीशन, यदि फोकस पे आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए, अब बाबू प्रतिबिंब हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, किसी अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में आज देखेंगे। देखिए ये बाबू अवतल दर्पण है ना, इसमें कोई शक। ये बाबू P है, कोई दिक्कत नहीं। ये बाबू F है और यहाँ पे बाबू क्या है, C है। P को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। F को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और C को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखिए कहाँ कहाँ हम वस्तु को रख सकते हैं। पहला बाबू इसके और इसके बीच में हम वस्तु रख सकते हैं, यानी कहेंगे कि वस्तु को हम कहाँ रख सकते हैं, ध्रुव, इसको ध्रुव कहते हैं ना जी, ध्रुव और फोकस के बीच में रख सकते हैं। यानी 1 नंबर कंडीशन, वस्तु कहाँ रख सकते हैं, ध्रुव एवं फोकस के यानी F के बीच रख सकते हैं ना जी, ध्रुव और F के बीच रख सकते हैं, यानी यहाँ पे वस्तु हम रख सकते हैं, ठीक। दूसरा कंडीशन बाबू, फोकस पे वस्तु को रख सकते हैं ना, यानी F पर वस्तु को रख सकते हैं, ठीक। तीसरा कंडीशन है बाबू, इसके और इसके बीच में वस्तु रख सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, C और F, यानी F और C के बीच वस्तु रख सकते हैं, F एवं C के बीच वस्तु रख सकते हैं, ठीक है। चौथा कंडीशन बाबू, C पर वस्तु को रख सकते हैं, यानी वक्रता केंद्र पर। चौथा कंडीशन, वस्तु कहाँ, C पर रख सकते थे। और 5वां कंडीशन है बाबू, देखिए ये अनंत होता है, अनलिमिटेड होता है, अनंत तक जाता है, इसको अनंत। क्लियर। 5वां कंडीशन बाबू, अनंत और C के बीच रख सकते हैं वस्तु को, C एवं अनंत के बीच रख सकते हैं।
वस्तु को। और छठा कंडीशन है बाबू, अनंत पे वस्तु को रख सकते हैं। ठीक, ये 6 कंडीशन आपको समझ में आ रहा है। देखिए, पहला वस्तु कहाँ रख सकते हैं, इसके और इसके बीच में वस्तु रख सकते हैं ना। दूसरा कंडीशन, एक पर वस्तु रख सकते हैं, यानी फोकस पे वस्तु रख सकते हैं। तीसरा कंडीशन, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यानी यहाँ पे वस्तु रख सकते हैं। चौथा कंडीशन, वक्रता केंद्र पे वस्तु रख सकते हैं। और पांचवा कंडीशन बाबू ये है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख सकते हैं। और छठा कंडीशन है अनंत पे रख सकते हैं। ठीक है, 6 जगह वस्तु को हम रख सकते हैं। देखिए कहाँ कहाँ लिख दिए हैं। ठीक, 6 के 6 जगह हम वस्तु को रख सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम ये था बाबू कि अब वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहला कंडीशन। कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है, ये भी आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, ये भी छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, ये भी 4 कंडीशन हुआ ना। कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा या सीधा बनेगा, या ठीक है, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा कि वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है, दर्पण के सामने बनेगा कि दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, 4-5 कंडीशन एक जगह वस्तु के रखने के बाद पता चलता है। यानी यहाँ पे यदि हम वस्तु रखें तो इसके साथ हमारा 4 कंडीशन 5 कंडीशन बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, ये कंडीशन बनता है। उसी प्रकार 6 जगह जब हम वस्तु को रखेंगे, 6 में 4-4 5-5 कंडीशन बनेगा। ठीक है, ऐसे आपकी किताब में वो दे देता है, डायरेक्ट मान सारणी बनाकर दे देता है, लेकिन बच्चों को ऐसा समझ में नहीं आता। देखिए इसको हम आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा हो रहा है। इतना जान जाइएगा कि कहाँ कहाँ वस्तु रखते हैं। ठीक है, और कल हम बताएंगे बाबू, एक एक कंडीशन को बताएंगे कि जब यहाँ पे वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और यकीनन मानिए कि कल जो वीडियो देखेगा, और यदि आज वाला वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, कल जो वीडियो देखेगा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कंप्लीट ये 6 कंडीशन आपको हम याद करवा देंगे यहाँ केवल क्लासरूम में, यानी 30 मिनट के वीडियो में आपका टोटल एक कंप्लीट याद हो जाएगा। कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, कहाँ पे कौन सी स्थिति लागू होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। ठीक।